हेलो फ्रेंड्स, जीआईसी लेक्चरर और यूपी पीजीटी के इस लेक्चर सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। ये है मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 06 और आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके पहले मैकेनिक्स से रिलेटेड 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो सॉल्व कराए गए हैं उनको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां किनको बोलते हैं? तो देखिए, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप एक नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको आप फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर। सपोज एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हैं, जैसे लेंथ हुआ, लेंथ को आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं 20 मीटर 30 मीटर, इसका मतलब कि नंबर में आप लेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। टेम्परेचर अगर आपको बताना होता है तो आप बता सकते हैं 20 केल्विन 30 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से आप बोलते रहते हैं ना, और 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आप नंबर में टेम्परेचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी राशि जिसको आप एक नंबर में, एक संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में इन फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो दोनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज के जो 2 मेन पार्ट्स हैं वो हैं, एक इसमें से बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो कुछ क्वांटिटी फिजिक्स में ऐसी हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज बनती हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और इनके बीच में अगर फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के अलावा हम बात करें तो 2 स्पेशल क्वांटिटीज हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। तो उसको कई बार इसी फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ ही आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल प्लस सप्लीमेंट्री की बात हम यहां पर कर लेंगे। उसके बाद जितने भी बच जाएंगे वो सब के सब बोले जाएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी उन क्वांटिटी को बोलते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी भी दूसरी क्वांटिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, या किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर वो डिपेंड नहीं करते। जैसे कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स में जो एकदम इंडिपेंडेंट है और दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं? तो ऐसे कुल टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनको हम यहाँ पर नाम आपको मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक और क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में आती है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये टोटल 7 ये टोटल 7 ऐसी क्वांटिटी हैं जो इंडिपेंडेंट है, किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। इन 7 क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब यही सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं। अब इन्हीं को मिला के आप और तमाम क्वांटिटीज की बात करेंगे, और वो जो तमाम क्वांटिटीज आएंगी इनके मिलाने से दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो अपने आप में फ्री नहीं होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, बल्कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना। जैसे आप सपोज कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आपको पता है ना, क से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हैं। इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं। तो ए से जेड तक अगर आपने पढ़ लिया तो वो फंडामेंटल लेटर्स हैं, और फंडामेंटल अगर आपको पता चल गया तो अब उसी को जोड़ के आप वर्ड्स बनाते हैं, उन वर्ड्स को जोड़ के आप सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को जोड़ के आप पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ को जोड़ के आप पूरी स्टोरी बनाते हैं, और ऐसे कई चैप्टर्स को जोड़कर पूरी बुक बनाते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि जो A to Z जो आप लिखते हैं, है ना, ABCD, ये A to Z जो आप लेटर्स लिखते हैं दैट इज द फंडामेंटल लेटर्स। बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स में जो सबसे बेसिक, सबसे कह लीजिए छोटी इकाई है किसी भी क्वांटिटी की, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सबसे छोटी यूनिट की अगर बात करें तो एक लेंथ हुआ, मास हुआ, और ये सब अलग अलग टाइप के हैं। जैसे ये टाइम और टेम्परेचर का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ये अलग चीज़ें होती हैं। टाइम अलग क्वांटिटी है, टेम्परेचर अलग क्वांटिटी है। तो ये 7 डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज़ हैं और सबसे अपने बेसिक फॉर्म में है। इन 7 क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसके अलावा 2 और क्वांटिटी हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। तो वो सप्लीमेंट्री 2 क्वांटिटी कौन कौन सी हैं उनको भी आप जान लीजिए। तो एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला जाता है।
ठीक है, ये 7 आपके फंडामेंटल हो गए और ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गए। और इनके अलावा जितने भी क्वांटिटी आपको मिलेंगी वो सब की सब क्या होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर एग्जांपल के लिए देखें, सिंपल सा एग्जांपल अगर ले लें, तो जैसे एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो नॉर्मली अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे तो लेंथ मतलब L इंटू बी करेंगे, और मान लीजिए आप स्क्वायर की बात करेंगे तो साइड इंटू साइड करेंगे। किसी भी क्वांटिटी की अगर एरिया की आप बात करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कोई 2 डायमेंशन या कोई 2 लेंथ की जो है आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। तो रेक्टेंगल का अगर हम सिंपल सा एरिया का फार्मूला लें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इसमें आप देखिए लेंथ जो है और ब्रेड्थ जो है, लेंथ और ब्रेड्थ का मतलब क्या, ये यही वाली क्वांटिटी है जिसको आप लेंथ बोल रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ कमरे का लेंथ, वो विड्थ भी हो सकता है, वो ब्रेड्थ भी हो सकता है, वो डेप्थ भी हो सकता है, वो थिकनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, में जो L है इसकी यूनिट होगी मीटर और ये जो B है इसकी यूनिट होगी मीटर, तो कुल मिला के ये आएगा मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें लेंथ 2 बार इंक्लूडेड है। एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें लेंथ 2 बार इंक्लूड हुआ है। दैट मीन्स एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह की डिपेंडेंट क्वांटिटीज को जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं या फंडामेंटल क्वांटिटी से उनको डिराइव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, और भी एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे वॉल्यूम की हम बात कर लें तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें देखिए ये जो लेंथ वाली क्वांटिटी है L इंटू बी इंटू एच, ये तीनों की तीनों लेंथ ही हैं, तीनों की तीनों लंबाइयाँ ही हैं। भले बोलने का तरीका अलग है, किसी को लंबाई, किसी को चौड़ाई, किसी को ऊंचाई बोल रहे हैं, बट दैट ऑल द टर्म्स आर लेंथ, है ना। ये सब के सब जो टर्म है वो एक लंबाई है, एक दूरी है, एक डिस्टेंस है। तो इसलिए ये इसमें आप देखिए कि वॉल्यूम में जो लेंथ होता है वो 3 बार मिला हुआ है। इसका मतलब कि वॉल्यूम भी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये भी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, डेंसिटी की अगर बात कर लें तो डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। तो इसका मतलब कि डेंसिटी जो क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। ये मास के ऊपर डिपेंड करता है और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम भी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो वॉल्यूम जो है वो तो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है ही, मास इंडिपेंडेंट या फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक फंडामेंटल है और ये अपान में डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी आ रही है वो भी तो डिराइव्ड ही होगी, क्योंकि ये क्वांटिटी भी तो इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो केवल 7 ही ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है या फंडामेंटल है, और ये 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोली जाती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आपको मिलेंगी वो सब की सब डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इस चैप्टर में फोकस करना है डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो ये क्वांटिटीज का हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटीज के जो टाइप्स हैं इनके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अभी हम लोग मेन फोकस ये करते हैं कि डायमेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डायमेंशन बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करें, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से स्टार्ट करते हैं। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपको उनकी यूनिट याद रखनी पड़ेगी और उनका डायमेंशन भी याद रखना पड़ेगा। तो क्या इसकी यूनिट होती है, क्या इसका डायमेंशन होता है, तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं, है ना, एक हम टेबल बनाएंगे क्वांटिटीज़ का, एक टेबल बनाते हैं क्वांटिटीज़ के लिए। यहाँ पर हम उसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, और यूनिट का मतलब फंडामेंटल यूनिट, और उसके बाद बात कर लेंगे उनके डायमेंशनल फार्मूले की। डायमेंशनल फार्मूला मतलब किस तरीके से इनका सिंबल हम लिखेंगे। किसी और क्वांटिटी का डायमेंशन अगर आपको पता करना है तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद करना है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आप इसी के बेसिस पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल में कुछ नहीं चलेगा। जैसे आप किसी से ये सवाल नहीं पूछ सकते व्हाट इज़ ए, है ना, ए कहाँ से आया या बी कहाँ से आया, वो बेसिक है, वो फंडामेंटल है, उसका कोई ओरिजिन नहीं है। तो आपको ए से जेड तक याद करना है। अब अगर आपको ये पढ़ना है कि ऑल ए डबल एल ऑल होता है तो ऑल कैसे बनेगा, तो ए को और 2 बार एल को मिलाने से ऑल बनेगा, वो आप सवाल पूछ सकते हैं। बट ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, दैट इज नॉट ए क्वेश्चन। ठीक है, तो जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज है उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी यूनिट याद रखनी पड़ेगी, उसका डायमेंशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बनाए गए हैं ऐसे रूल्स, ऐसे डायमेंशंस। अब इसके बाद जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं उन सभी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा, वो ये लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही फंडामेंटल है, इन्हीं से मिला मिला के सब बनने वाला है आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो आपने नाम देख ही लिया था, जैसे लेंथ होता है, ठीक है, मास है, और टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक तो यहाँ पर बीच में है ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ये रेड कलर की इंटेंसिटी मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम आ रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं, ये कलर थोड़ा सा बहुत ही लाइट हो गया है, चलिए ब्लैक से लिखते हैं। ये 3, ये 4, 5, 6 और 7, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है मीटर, मास के लिए होता है किलोग्राम, और टाइम के लिए होता है सेकेंड, और टेम्परेचर के लिए होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होता है, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपको याद रखने हैं कि लेंथ के लिए मीटर होता है। ऐसा नहीं कि लेंथ का यूनिट सिर्फ मीटर ही होता है, ये लेंथ के फंडामेंटल कह लीजिए या स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। लेंथ तो आप किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ तो आप लाइट ईयर में भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ को आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर सब में मेजर कर सकते हैं। बट ये जो मीटर है वो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है कह लीजिए, या फंडामेंटल यूनिट है। वैसे ही मास के लिए आप जानते हैं, मास को क्विंटल में आप मेजर कर सकते हैं, टन में मेजर कर सकते हैं, है ना, ग्राम में मेजर कर सकते हैं, बट यहाँ किलोग्राम है। दैट मीन्स किलोग्राम इज दी स्टैंडर्ड, एक है ना, एक स्टैंडर्ड होता है ना, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है मास की किलोग्राम। वैसे टाइम के लिए सेकंड हो गया, टेम्परेचर के लिए केल्विन, जबकि आप जानते होंगे कि टेम्परेचर का जो बहुत पॉपुलर यूनिट आपको सुनाई देता होगा वो अक्सर डिग्री सेल्सियस यूज होता है, बट जो इसका फंडामेंटल यूनिट है, जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए जो कि आपको याद रखने हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, तो देखिए लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला होगा कैपिटल L। कहने का मतलब कि कोई भी फार्मूला अगर आपके पास है और उसमें लेंथ टर्म आ रहा है, लेंथ टर्म आने का मतलब कि वो लेंथ नाम हो सकता है, उसका ब्रेड्थ नाम हो सकता है, विड्थ नाम हो सकता है, थिकनेस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, रेडियस हो सकता है, डायमीटर हो सकता है, आर्क हो सकता है। ये इतने नाम हैं लेंथ के ही, क्योंकि ये सब के सब मीटर में मेजर किए जाएंगे, एक तरह की डिस्टेंस ही तो हैं। तो कोई भी एक तरह की डिस्टेंस अगर आती है तो उसकी जगह पर आपको ये सिंबल यूज करना है कैपिटल L, और ये बड़े वाले ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में आपको क्लोज करना है, ठीक है। मास के लिए अगर बात करें तो मास के लिए कैपिटल M, और टाइम के लिए अगर बात करें तो कैपिटल T। तो ये पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूले। लास्ट के जो 3 हैं तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर और इसका डायमेंशनल फार्मूला A, इसका यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडिला और इसका डायमेंशनल फार्मूला CD, इसका यूनिट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और इसका डायमेंशनल फार्मूला मोल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 क्वांटिटीज़ हैं इनका जो यूनिट लिखा हुआ है, इनका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो किसके इक्वल है, तो बिल्कुल जो इनका यूनिट है उन्हीं के बेस पर लिखा हुआ है। और पहले जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले हैं वो किस बेसिस पर लिखे गए हैं, और ये हम याद करने के लिए बता रहे हैं सिर्फ, और कोई इसका रीज़न नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई रूल है, ऐसा याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट 3 जो होते हैं, अगर आप इस सीक्वेंस में याद किए हुए हैं तो फर्स्ट 3 जो लिखे गए हैं वो देखिए, लेंथ का पहला लेटर है, मास का पहला लेटर है और टाइम का पहला लेटर है। तो जो इनके पहले लेटर हैं वही इनके डायमेंशन फार्मूले हैं, और लास्ट वाले जो 3 हैं जो इनका यूनिट है वही इनका डायमेंशन फार्मूला है। केल्विन को लेकर थोड़ा सा विवाद समझ लीजिए आप। विवाद का मतलब यह है कि केल्विन को लेकर बहुत सारी बुक्स में थीटा भी यूज होता है और इसके साथ ही साथ केल्विन भी होता है। तो अगर आप इस केल्विन मतलब इस तरह से लिख रहे हैं तो आप इन चारों को इस कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना, जो यूनिट के बेसिस पर लिखे गए। लेकिन थीटा भी यूज होता रहता है तो हम नहीं भी रख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, या आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस टेम्परेचर के लिए यानी थीटा के लिए, टेम्परेचर के लिए थीटा उन्होंने डायमेंशन ऑप्शन में रखा हुआ है कि केल्विन रखा हुआ है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स और उनके ये डायमेंशनल फार्मूले याद करने हैं। डायमेंशनल फार्मूले का मतलब कि ये वो फार्मूले हैं जो आपको ये इन्फॉर्म करेंगे कि जिस भी क्वांटिटी की आप बात कर रहे थे, मान लीजिए कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी में आपको ये मिल गया a⁻2 और आपको मिल गया t⁻3, इसका मतलब कि उस क्वांटिटी में ये जो एम्पियर यानी इलेक्ट्रिक करंट है वो 2 बार इंक्लूड है और जो टाइम है वो 3 बार इंक्लूड है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है डायमेंशन। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं वो इसी पर्पज से बनाए जाते हैं कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी में आपकी ये फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार उसमें इंक्लूडेड है ये आपको तुरंत देखते ही पता चल जाए।
जैसे मान लीजिए फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो अगर आप फोर्स के डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन इसका ऐसा आता है MLT-2। इसका मतलब कि जो फोर्स होता है उसमें मास एक बार इंक्लूड है, लेंथ एक बार इंक्लूड है, और टाइम जो है वो 2 बार इंक्लूड है, लेकिन ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं बल्कि डिवाइड के फॉर्म में, क्योंकि माइनस है ना, तो T⁻², का मतलब अपान में करेंगे तो T⁻+2 आएगा। तो मास एक बार ऊपर है ना, लेंथ, ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और जो टाइम है वो 2 बार लेकिन डिवाइड के फॉर्म में। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं जो हमने यहाँ पर सातों लिखे हैं, डायमेंशन फार्मूले किसी भी क्वांटिटी का देखने से आपको साफ साफ पता चलता है कि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी में किस तरीके से इंक्लूडेड हैं, किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे हम फंडामेंटल ये डायमेंशनल फार्मूले कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और टर्म यहाँ पर आता है डायमेंशन। 2 बातें होती हैं, देखिए डायमेंशन अलग अलग चीज़ है और डायमेंशनल फार्मूला अलग चीज़ है। तो दोनों का मतलब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं, दोनों में वो बहुत डिफरेंस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, है ना, या तो इसके बारे में सोचते नहीं हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि सोसाइटी में जब जो मजदूर होते हैं उनको लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। बट एक्चुअली आप जानते हैं कि लेबर का मतलब तो हार्ड वर्क होता है। मजदूर जो होगा वो हार्ड वर्क करता है तो वो तो लेबरर होता है। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से ये प्रचलन में ऐसे चल रहा है, तो ऐसे लोग बोलते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से डायमेंशन बोलना और डायमेंशनल फार्मूला बोलना, दोनों का मीनिंग क्या है। तो अगर मान लीजिए हम बात करें जैसे एरिया की, फंडामेंटल क्वांटिटी आपने समझ लिया, अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर आते हैं। तो मान लीजिए डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर हम बात लें, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशन की बात करें, डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरिया के बारे में। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू में B। तो L इंटू B जब करेंगे तो अगर इनकी यूनिट निकालेंगे तो ये मीटर और ये इंटू में मीटर, तो क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें आप देखिए कि ये जो L है वो भी लेंथ है, ये जो B है वो भी लेंथ है। तो अगर हम डायमेंशन निकालें एरिया का, डायमेंशनल फार्मूला, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल L, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, कैपिटल L। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, L⁻²। इसका मतलब ये कि जो एरिया है उसमें लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो लेंथ का डायमेंशन है 2। एरिया में लेंथ और विड्थ 2 होते हैं ना, दो डायमेंशन होते हैं। तो वो यहीं से आपको पता चल रहा है L⁻² में, मतलब L⁻² लिखा हुआ है, दैट मीन्स लेंथ का जो डायमेंशन है वो 2। किस क्वांटिटी में, एरिया में। तो एरिया में लेंथ का डायमेंशन 2 है, बट एरिया का डायमेंशन फार्मूला है L⁻²। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, और इसके जो पावर में लिखा हुआ है वो क्या है, डायमेंशन। यानी ये जो पूरा रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज डायमेंशनल फार्मूला, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन ये जो पावर में यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए एरिया के बाद हम वॉल्यूम की बात कर लें, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है L इंटू B इंटू H। तो यहाँ से भी रखिएगा, इसके लिए डायमेंशन L, इसके लिए भी डायमेंशन L, इसके लिए भी डायमेंशन L, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा L⁻3। दैट मीन्स वॉल्यूम जो क्वांटिटी है उसमें लेंथ का डायमेंशन होता है 3 और वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला होता है L⁻3। ठीक है, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। अब इसके बाद आप बात कर सकते हैं, चलिए वही डेंसिटी ले लेते हैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला m, क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज, सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन आपको या डायमेंशन फार्मूला आपको याद रखना है। और ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम की जगह पर आप अभी आपने निकाला था L⁻3। दैट मीन्स ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, m ऊपर है और ये L⁻3 को ले जाइए तो माइनस बन जाएगा, mL-3। इसका मतलब कि जो डेंसिटी नाम की डिराइव्ड क्वांटिटी है उसमें मास का डायमेंशन कितना है, 1। जिसका पावर कुछ नहीं है उसको 1 मानते हैं। तो मास का डायमेंशन 1 है और लेंथ का डायमेंशन -3 है। -3 मतलब कि अब ये अपान में आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बोलने का मतलब है। तो इसका मतलब मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन -3 है, लेकिन mL-3 जो है वो क्या है पूरा, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है mL-3, लेकिन मास का डायमेंशन 1 है और लेंथ का डायमेंशन -3 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। और ये जो हम लोग कर रहे हैं, डायमेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको है ना एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। कि किसी भी क्वांटिटी में क्या डायमेंशन आ रहा है, डायमेंशन फार्मूला क्या आ रहा है, ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस।
तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, हर एक क्वांटिटी का अपना एक फार्मूला होगा और वो फार्मूला आपको पता है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को यूज करके आप उन सभी क्वांटिटीज़ का ये डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर करवा देता हूँ जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत होती है, जो आपको न्यूमेरिकल में बार बार यूज होते रहते हैं। तो ऐसे कुछ क्वांटिटीज़ का डायमेंशन हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। जैसे तो अगला है यहाँ पर अगली क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग, डेंसिटी हो गया। इसके बाद आप स्पीड की बात कर सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ है और लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट, उसका डायमेंशन सब याद होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस का यूनिट या डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा l और टाइम के लिए हो जाएगा t, और t पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स पावर 1 है। और ये पावर जब 1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पावर -1, तो LT-1। ये डायमेंशनल फार्मूला जो LT-1 है ये आपको याद भी रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ये जो बेसिक आपको याद रखने पड़ेंगे कि एरिया का, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अच्छा आप देखिए, अगर स्पीड की जगह पर आप वेलोसिटी यूज़ किए होते तो क्या होता, जहाँ पर डिस्टेंस लिखा है वहाँ पर क्या आता, डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आता। लेकिन आप देखिए डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, है तो एक टाइप की लेंथ। तो अगर आप डिस्टेंस यूज करेंगे तब भी डायमेंशन L आएगा, डायमेंशन फार्मूला, और अगर डिस्प्लेसमेंट यूज करते तब भी डायमेंशन फार्मूला L आता, और इसको सॉल्व करते तो LT-1 बनता। तो चाहे आप स्पीड की बात करते, चाहे आप वेलोसिटी की बात करते, हमेशा डायमेंशन फार्मूला आता LT-1। दैट मीन्स चाहे आप स्केलर क्वांटिटी की बात करिए, चाहे आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करिए, डायमेंशनल फार्मूला का उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो, डायमेंशन फार्मूला तो सेम हो सकता है। तो डायमेंशन फार्मूला का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फार्मूले में कौन सी क्वांटिटी यूज हुई है ये मैटर करता है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। तो स्पीड के बाद आप बात कर सकते हैं एक्सीलरेशन की। तो ऊपर से हम रब कर रहे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इन चीज़ों को हम हटा रहे हैं, अगले कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हम जो एग्जाम्पल लेते हैं वो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने एरिया लिया, फिर वॉल्यूम लिया, फिर आप डेंसिटी पर गए, उसके बाद आपने वेलोसिटी या स्पीड निकाला। तो अब हम एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन के बाद फिर आप फोर्स की भी बात कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है उसका डायमेंशन क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन टाइम का मतलब फाइनल टाइम जो भी है और इनिशियल टाइम है वो दोनों का डिफरेंस। तो देखिए वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी होगा यहाँ पर, तो इस वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो होगा LT-1, इस वेलोसिटी का भी डायमेंशन जो होगा वो LT-1 होगा। तो क्या इन दोनों को माइनस करके 0 लिख दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो है उसकी यूनिट क्या होगी। अगर वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। ये बात आप बहुत ही ध्यान से समझिए कि V2 माइनस V1, V2 का डायमेंशन रखेंगे LT-1, V1 का भी डायमेंशन होगा LT-1। तो अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है, लोग कैलकुलेशन करने लगते हैं, LT-1 माइनस LT-1 पूरा कैंसिल होकर सब 0 हो जाएगा। तो देखिए आप डायमेंशन को आपस में कैसे कैंसिल कर सकते हैं। आप जो मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर करेंगे, मतलब वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे, आप तो उनके मैग्नीट्यूड को, न्यूमेरिकल वैल्यू को तो प्लस या माइनस करते हैं ना, वो यूनिट को थोड़ी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे हम ये कहें कि ये वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इस वाले मीटर पर सेकेंड से ये वाला मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। यानी कि अगर ये एक वेलोसिटी है और ये भी एक वेलोसिटी है तो इनका डिफरेंस करने के बाद भी एक वेलोसिटी आना चाहिए। भले ही इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल आप सेम कर दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, तो 0 तो आएगा, लेकिन 0 क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डिफरेंस एक वेलोसिटी आता है, ठीक है। वेलोसिटी को ऐड करेंगे वो भी एक वेलोसिटी आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह की क्वांटिटी ये है, अगर उसी तरह की क्वांटिटी को उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उसी तरह की क्वांटिटी आएगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम आपसे ये कहें कि अगर 12 दर्जन केले प्लस 6 दर्जन केले अगर आप ले आते हैं तो कुल मिला के 18 दर्जन आलू तो नहीं आता, कि ऐसा आ सकता है। अगर 12 दर्जन केले और 6 दर्जन केलों को हम जोड़ें तो 18 दर्जन क्या आएगा, आलू आएगा।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस तरह की क्वांटिटी को आप ये ले रहे हैं तो आपका रिजल्टेंट चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन क्वांटिटी का नेचर तो वही रहेगा। अगर ये केले हैं तो रिजल्ट भी तो केले में ही आएगा, अगर ये वेलोसिटीज हैं तो डिफरेंस भी तो वेलोसिटी आएगी, है ना। तो यहाँ पर यही बात आपको ध्यान रखनी है। ये अक्सर लोग कैलकुलेशन करने लगते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दिमाग में रहता है कि इन दोनों का अगर डायमेंशन सेम है LT-1 और LT-1 तो माइनस करेंगे तो पूरा तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी है तो इसका नेचर आप देखिए, वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन LT-1 नेचर का होगा, इसका भी जो होगा वो भी LT-1 नेचर का होगा। तो अगर ये दोनों सेम नेचर की क्वांटिटी है तो डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी तो इसी नेचर का आएगा। तो इस वेलोसिटी में से इस वेलोसिटी को माइनस करेंगे, इसके डायमेंशन में से इसके डायमेंशन को माइनस करेंगे, तो जो नया क्वांटिटी आएगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग होगी बट डायमेंशन या नेचर तो वही होगा, वेलोसिटी वाला ही। तो यहाँ LT-1 आएगा। और ऐसे ही चेंज इन टेम्परेचर की भी जो इसका भी जो डायमेंशन होगा वही होगा जो सॉरी ये टाइम है, चेंज इन टाइम का, तो टाइम का वही होगा जो टाइम का होता है, चेंज इन टाइम का। तो LT-1 अपान टी मतलब T⁻1 और ऊपर जाके -1 बनेगा, ये -1 T-2 हो जाएगा, तो LT-2 बन जाएगा। यानी एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है LT-2, जिसमें लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का डायमेंशन -2 है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन m होता है, डायमेंशनल फार्मूला, और एक्सेलरेशन आपने निकाला LT-2, ये पूरा रिजल्ट आपका आ जाएगा mLT-2। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं हम बस उसी की बात कर रहे हैं, नहीं तो ये हम कितना करेंगे 50, 60, 70, 80 जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, यानी जितने भी फार्मूले आप फिजिक्स में जानते हैं, हर एक टर्म का आप डायमेंशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो उस फार्मूले से। तो इस वजह से हम ये लगातार मतलब उस क्वांटिटी को यहाँ पर फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। खास करके आपको स्पीड, वेलोसिटी याद रखना है, एक्सेलरेशन याद रखना है, फोर्स याद रखना है, एनर्जी याद रखना है, इसके अलावा स्ट्रेस और स्ट्रेन याद रखना है, इम्पल्स और मोमेंटम याद रखना है। तो ये कुछ बेसिक जो क्वांटिटी जो बार बार पूछी जाती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ के डायमेंशन मैच भी करते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारी क्वांटिटीज़ को हम छोड़ रहे हैं। अगले लेक्चर में जब हम इसके प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम उसी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों को डर लग रहा होगा कि हम 50 क्वांटिटी का ऐसे डायमेंशन निकालेंगे, 2 घंटे ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने वाले हैं, कुछ 10-12 क्वांटिटी की हम बात करेंगे मुख्य रूप से। तो 6 हो गए आपके। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं, अगला जो क्वांटिटी आप ले सकते हैं, फोर्स हो गया है, तो अब यहाँ पर आप टॉर्क की बात कर सकते हैं और एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखनी है आपको, मोमेंट वर्ड जैसे ही आता है फिजिक्स में, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर मोमेंट आ गया तो उस क्वांटिटी को आपको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको टॉर्क भी बोलते हैं, इसका मतलब फोर्स को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। और वो लेंथ कैसा होता है, तो वो परपेंडिकुलर लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए ये फार्मूला याद करना आसान हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स। एक और आपको याद दिलाते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स के अलावा आप देखिए मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट जिसको आप बोलते हैं, है ना, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इस डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है P = Q × 2L। इसमें 2L क्या है, लेंथ होता है, और Q क्या होता है, चार्ज होता है। तो जब भी ये मोमेंट वर्ड आया दैट मीन्स उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई हुआ होगा जरूर, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ होता है। तो यहाँ से आप चाहे तो मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट और डायमेंशन पता कर सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या था, फोर्स का डायमेंशन अभी आपने निकाला mLT-2, और लेंथ के लिए हो जाएगा यहाँ से L, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, L⁻1 मिलके L⁻2, तो mL2T-2। और इस डायमेंशन को आप दिमाग में रखिएगा, अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ऐसा ही डायमेंशन और भी क्वांटिटीज़ का होता है, लाइक एनर्जी। जैसे एनर्जी की हम बात करने जा रहे हैं तो कौन सी एनर्जी की बात करेंगे, तो एनर्जी तो बहुत टाइप की होती हैं। जैसे आप केमिकल एनर्जी की बात कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे टाइप्स हैं ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप की एनर्जी की बात हो, हम ऐसे केस में देखेंगे हर बार रिजल्ट सेम आएगा। तो कोई भी तरह की एनर्जी हो, हमेशा जो उसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, जूल। और अगर यूनिट जूल आएगी तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो भी जो भी आ रहा होगा डायमेंशन जूल के लिए, वही डायमेंशन आपको हर टाइप की एनर्जी के लिए मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, यूनिट जूल होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, यूनिट जूल होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जूल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जूल होगा। तो हर तरह की एनर्जी के लिए यूनिट जूल होगा, तो हर तरह की एनर्जी के लिए डायमेंशन भी जो आएगा वो सेम आएगा।
तो एग्जाम्पल किसी एक को आप ले लीजिए, मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट अगर फार्मूले की बात करें, सबसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U के लिए, तो U इज इक्वल टू mgh ये फार्मूला होता है। याद करने के लिए आप वो मसाले वाले जो बाबा जी थे ना, असली मसाले सच सच, तो वैसे ही mgh होता है, तो वहाँ mdh था, उसको आप gh कर लीजिए तो याद हो जाएगा। U इक्वल टू mgh से अगर आप देखिए ये एक एनर्जी है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल, और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, किसी भी तरह की एनर्जी हो तो यूनिट जूल आएगी, और किसी भी तरह की एनर्जी हो उसका डायमेंशन जो आएगा वो सेम ही आएगा, बट वो क्या आएगा वो हमको देखना है यहाँ से। तो एक बार आप निकाल लीजिए और उसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए। देखिए m जो है यहाँ पर मास है, तो मास के लिए डायमेंशन होगा m। g जो है वो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ध्यान रहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट जो होते हैं वो डायमेंशन लेस भी हो सकते हैं और डायमेंशनल भी हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कांस्टेंट होते हैं, अक्सर लोगों को लगता है कांस्टेंट जो होती हैं क्वांटिटीज उनका डायमेंशन नहीं होता है, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं उनका डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करें कौन कौन से, स्मॉल g और h, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दोनों की वैल्यू फिक्स होती है, दोनों कांस्टेंट हैं, बट ये दोनों के दोनों जो कांस्टेंट हैं इनकी अपनी, यानी g इक्वल टू, देखिए g इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h इज इक्वल टू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, इनका अपना यूनिट भी होता है। तो अगर इनका अपना एक यूनिट है तो इसी के हिसाब से इनका कोई ना कोई डायमेंशन भी आएगा। तो ये जो कांस्टेंट है इनका यूनिट और डायमेंशन दोनों है, बट और भी कांस्टेंट हो सकते हैं जिनका डायमेंशन नहीं भी होता है। फॉर एग्जांपल पाई भी तो एक कांस्टेंट है, तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन ये पाई जो कांस्टेंट है वो कैसा कांस्टेंट, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी, सिर्फ ये नंबर आएगा। तो पाई जो है वो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, और ये जो g और h है ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट बात इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए अपने नोट्स में कि स्मॉल g और h जो कांस्टेंट है वो ये कांस्टेंट कैसे हैं, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, इनका डायमेंशन आएगा। और पाई जो है और स्मॉल ई की अगर बात करें, स्मॉल ई जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आता है इसकी वैल्यू होती है 2.718, तो ये एक नंबर है, इनका कोई जो है डायमेंशन नहीं होगा, इस सिर्फ एक प्योर नंबर है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, किसी फार्मूले में आ गया 2 इंटू समथिंग t इक्वल टू 2π√L/g, तो जो उसमें 2 है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि 2 एक नंबर है। तो ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिनका डायमेंशन हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो g है उसका डायमेंशन होगा, ये एक्सेलरेशन है, तो जो एक्सेलरेशन का होता है डायमेंशन LT-2, वैसे इसका भी हो जाएगा LT-2। और h जो है वो क्या है, h मतलब हाइट, हाइट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस या लेंथ, तो l हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो m और l⁻1 मिलके हो जाएगा l⁻2, और यहाँ से आ जाएगा t⁻²। तो इसका मतलब ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा mL2T-2। अब मान लीजिए हम काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो उसका भी कुछ फार्मूला अपना होता होगा, 12mv² टाइप से। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और उसका डायमेंशन क्या होगा, तो जो जूल का डायमेंशन होता है इस फार्मूले से वही किसी और भी फार्मूले से निकल के आएगा। तो जब भी किसी एनर्जी की बात हो तो हमेशा यूनिट आएगा जूल, हमेशा डायमेंशन आएगा mL2T-2, और वही mL2T-2 आपने यहाँ पर भी देखा है, किसके लिए, टॉर्क के लिए या मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए। तो दो अलग अलग क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम हो सकता है, डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है। ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि इस क्वांटिटी या इस क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम किस तरीके से इंक्लूडेड हैं। तो दो अलग अलग क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकता है, और अगर आपको यूनिट पता है तो यूनिट के बेसिस पर भी आप डायमेंशन के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप फार्मूले से डायमेंशन के बारे में सोच सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में से एक है, एक तो एनर्जी का, एक फोर्स का, उसके अलावा एक्सेलरेशन का। ज़्यादातर फार्मूले जो होते हैं किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के, वो फोर्स के टर्म में, एक्सेलरेशन के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, एनर्जी के टर्म में लिखे होते हैं। तो उनका डायमेंशन आप बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स जब एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आपको ये कुछ डायमेंशन याद होंगे तो। ठीक है, चलिए ये 8 हो गए। कुछ और भी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बात कर लेते हैं। जैसे एक है आपके पास, कुछ ऐसी क्वांटिटी की बात करते हैं जिनके यूनिट तो आपको दिखते हैं बट डायमेंशन नहीं होते हैं, है ना। बहरूपिया टाइप की कुछ क्वांटिटीज़ होती है ना, जैसे कुछ क्या बोलते हैं, बाबा जी लोग होते हैं ना, कहने को तो बाबा जी लोग होते हैं, बाद में पता चलता है अरे वो तो आतंकवादी निकला, वो तो फ्रॉड निकला। तो ऐसे बहरूपिया टाइप की कुछ क्वांटिटीज़ भी होती हैं जो उनका यूनिट होता है। और हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले ये बताया कि जिनका यूनिट होता है उनका कुछ ना कुछ डायमेंशन भी होगा। तो यहीं पर अब ये भ्रम हो जाता है कि क्या जिनका यूनिट होगा कन्फर्म है कि उनका डायमेंशन होगा। तो ऐसी भी क्वांटिटीज हो सकती है जिनका यूनिट तो होगा बट उनका डायमेंशन नहीं होगा। वो यूनिट जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है,
वो क्वांटिटी जो थी वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, उनका कोई एग्जैक्ट यूनिट या एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं आता है, बट कुछ यूनिट बना दिए जाते हैं ताकि आपको ये पता चल पाए कितनी वैल्यू ज़्यादा है या कम है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये 9 नंबर में हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। अब स्ट्रेन के बारे में आपको आपके सिलेबस में मैकेनिक्स में आगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेन और स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आप फार्मूले पे सिर्फ फोकस करिए। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ हो जाता है या ओरिजिनल लेंथ, और अगर आपका ये वॉल्यूम स्ट्रेन होता है तो उसमें आप हो जाता है चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हर बार जो क्वांटिटी ऊपर रहती है वही क्वांटिटी नीचे भी रहती है, सिर्फ यहाँ पर चेंज रहता है और यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन आएगा, जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए कोई भी डायमेंशन नहीं आता। इसलिए ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है। और भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप बात कर लीजिए एंगल मतलब कि प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं। प्लेन एंगल का मतलब वही आर्क अपान रेडियस, जो फार्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो आर्क एक टाइप की लेंथ है और रेडियस भी एक टाइप की लेंथ है। तो अगर ये दोनों के दोनों लेंथ हैं तो इसका डायमेंशन लेंथ, इसका डायमेंशन लेंथ, दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, l⁻0 आएगा। l⁻0 का मतलब कोई मीनिंग नहीं है, यानी कोई भी डायमेंशन नहीं आया। इसका मतलब कि ये कैसी क्वांटिटी हो गई, तो ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लेकिन आपको पता है कि जो सॉलिड एंगल, सॉरी, ये जो प्लेन एंगल होता है इसका एंगल एक यूनिट होता है क्या, रेडियन या डिग्री जो है इसका यूनिट होता है। तो देखिए ये प्लेन एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके यूनिट तो हैं बट डायमेंशन नहीं है, ठीक है, जिसके यूनिट तो हैं बट उसके डायमेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर और नीचे सेम तरह की सेम नेचर वाली क्वांटिटी मिल रही थी, तो ये डायमेंशन दोनों के कैंसिल हो गए, कोई डायमेंशन नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ कांस्टेंट के बारे में बात किया था, तो हमने कहा कि जिसका यूनिट होगा उसका डायमेंशन भी होगा, लेकिन ये बात कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्ट्रेन के प्लेन एंगल के केस में इसका यूनिट तो है बट इसका डायमेंशन नहीं आ रहा है। एक और भी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, जैसे प्लेन एंगल के अलावा एक और होता है जिसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसको थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। और जो सॉलिड एंगल होता है 3D में बात करते हैं जब, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं सॉलिड एंगल को ओमेगा से। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया अपान रेडियस स्क्वायर, डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। अगर आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में डिटेल में जानना है कि ये 2D 3D का क्या कॉन्सेप्ट है, इनका फार्मूला क्या होता है, कब यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में एक लेक्चर हमने बहुत ही पहले बना दिया है। हो सकता है कि हम उसमें आपको ना पसंद हो, ना अच्छे लगे, बट ये है कि वो लेक्चर, उसका कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर फिजिक्स स्कॉलर सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल बाय अनूप कुशवाहा, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डिटेल में इन दोनों के बारे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी फोकस करते हैं डायमेंशन के ऊपर। तो डेल्टा ए जो कि एरिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इस एरिया की जगह पर, तो एरिया का जो यूनिट होगा वो आपने निकाला था, सॉरी डायमेंशन l⁻², और जो रेडियस है वो लेंथ है तो l लिखेंगे, और पावर 2 है तो पावर 2 लिखेंगे। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा l⁻0, दैट मीन्स कोई डायमेंशन नहीं, दैट मीन्स ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डायमेंशन लेस। तो ये जो आपका सॉलिड एंगल ओमेगा है वो भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन इसका भी यूनिट होता है, इसका भी सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, और वो यूनिट क्या है, स्टे रेडियन। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों की दोनों क्वांटिटी हमने आपको बताया शुरुआत में कि दोनों के दोनों क्वांटिटी को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं, और इनके जो यूनिट्स हैं इनको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। तो इनके सप्लीमेंट्री यूनिट तो हैं बट इनके कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये 3 डायमेंशन लेस क्वांटिटी आप जरूर याद रखिए, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट चीज़ होता है ये डायमेंशन लेस होना, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट होता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको डायमेंशन लेस ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे में आप चारों को अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपको डायरेक्टली ये पता है, याद है ना, ये फोकस में रखना है आपको, तो आप तुरंत उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल और करिए आप। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट आप एग्जांपल ले सकते हैं। अभी तक आपने स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेन देख लिया था, तो अभी हम स्ट्रेन की बात करते हैं, सॉरी स्ट्रेस की बात करते हैं और प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर और स्ट्रेस को भी अगर हम देखें और उनको भी कंपेयर करें तो उनके भी डायमेंशन में कुछ आपको एक स्पेशल रिजल्ट मिलेगा। जैसे प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का जो फार्मूला होता है, इस आई थिंक 12 नंबर होगा। तो प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स अपान एरिया। और ये कौन सा फोर्स होता है प्रेशर के केस में? तो अप्लाइड फोर्स जो होता है ये वो फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स, किसी भी सरफेस पर अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स अपान एरिया में फोर्स का डायमेंशन याद रखना है आपको, थोड़ी देर पहले हमने बताया था mLt-2, और एरिया का डायमेंशन l⁻²। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो m ये l⁻1 ऊपर जाके -1 और t⁻²। ये प्रेशर का डायमेंशन मिला। और अगर हम यहीं से प्रेशर की बजाय एक और क्वांटिटी की बात कर लें, स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है F/A। लेकिन इसमें जो F होता है वो कौन सा F होता है? ये होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स है, ये एक्शन वाला फोर्स है। जब किसी सरफेस पर आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं ये वो वाला फोर्स है, लेकिन वो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो वो मटेरियल के अंदर से है ना, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स काम करता है, ये वो वाला फोर्स है। तो कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि प्रेशर और स्ट्रेस दोनों के फार्मूलों में फोर्स अपान एरिया लिखा होता है, तो क्या दोनों क्वांटिटीज सेम है? तो ध्यान रखना है, दोनों क्वांटिटीज सेम नहीं है। प्रेशर के केस में ये जो है वो अप्लाइड फोर्स है, जो ऐसे अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उस अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, रीस्टोरिंग फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है और ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ये वो वाला फोर्स है। और इक्विलिब्रियम के केस में नॉर्मल जब एकदम साम्यावस्था वाली स्थिति होती है तो दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम सेम होता है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड नॉर्मल केस में यानी इक्विलिब्रियम में सेम होता है, इस वजह से ऐसा लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। बट दोनों अलग अलग तरह की क्वांटिटीज़ हैं, ये अप्लाइड फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो F/A से भी अगर आप निकालेंगे फिर से डायमेंशन क्या आ जाएगा, वही mLt-1 t-2। और एक और क्वांटिटी की अगर हम बात करें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक फार्मूला होता है कि स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। इलास्टिसिटी जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। बट अभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको जनरली हम ई से एक्सप्रेस करते हैं, इसकी 3 वेराइटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये वाई से, ये बीटा से, बीटा की बजाय इसको के से भी एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल के से भी एक्सप्रेस किया जाता है, और ये ईटा से। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन तीनों को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीनों में से कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपसे पूछा जाए, तीनों में से कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा जाए, तो इसका आप यूनिट या डायमेंशन कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस अपान स्ट्रेन से। और स्ट्रेन के केस में हमने आपको यहाँ पर बताया है कि स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन होता है, तो इसका कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होता। तो अगर इसका कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होता है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो कि स्ट्रेस का होता है। और स्ट्रेस का यूनिट और डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, और डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन आ जाएगा mL-1 t-2। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है आपके यहाँ। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आया है प्रीवियस ईयर में, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, 4 डिराइव्ड क्वांटिटी के, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से चारों में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन mL-1 t-2 नहीं है। तो उन चारों में ये तीनों आपको लिखे रहेंगे, इसके अलावा एक और होगा, और जो एक और लिखा होगा उसी का ये यूनिट, ये डायमेंशन नहीं रहा होगा। और इन तीनों का आप देख लीजिए, प्रेशर का फोर्स अपान एरिया के अकॉर्डिंग जो आ रहा है, स्ट्रेस का भी फोर्स अपान एरिया से वही आ रहा है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जब स्ट्रेस अपान स्ट्रेन कर रहे हैं तो स्ट्रेन का कुछ होता नहीं, तो जो स्ट्रेस का है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कौन से वाले? तो तीनों इसमें से, है ना, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये तीनों के तीनों जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इनका यूनिट डायमेंशन वही है जो स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस का वही आ रहा है जो प्रेशर का है। तो इन तीनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होते हैं। तो ये इसलिए इस लिहाज से ये पेयर, इनका ये जो मतलब पूरा ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद और एक दो बात कर लेते हैं, जैसे इम्पल्स और मोमेंटम की बात करें। अगर इम्पल्स जो क्वांटिटी होती है उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, और मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो इम्पल्स का फार्मूला जो होता है, ये आई थिंक ये कितने हो गए थे आपके 12, 13, 14, तो इसको हम 15 मान लेते हैं। इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है F इंटू में डेल्टा टी। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल होता है। और एक फार्मूला आप मोमेंटम का अगर ले लीजिए, मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम से है, एंगुलर मोमेंटम से नहीं, ठीक है। चलिए हम इसको पूरा लिख देते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों अलग तरह की क्वांटिटीज़ हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के भी बारे में बात कर लें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हमेशा
कि दोबारा जब एंगुलर मोमेंटम आएगा तो आपको लगेगा कि भाई आंसर आने वाला है। देखिए इम्पल्स का अगर हम डायमेंशन निकालें तो फोर्स का डायमेंशन रखना पड़ेगा, दैट इज mlt-2, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, तो टाइम इंटरवल का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का होता है, और इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर हम 1 मानेंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, है ना, जिसका इसलिए पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है। तो mlt-2 और ये t पावर 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा mlt-1। ये आ गया आपका इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है, इसको p इज इक्वल टू लिखते हैं m इंटू में v, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट हो जाए, डायमेंशन हो जाएगा m, और वेलोसिटी का आपने कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा lt-1। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई आपने कर दिया, कितना आ गया mlt-1। तो ये दोनों के दोनों जो डायमेंशंस हैं वो देखिए सेम आ गए। तो ये पेयर जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं बार बार ना, ये इसलिए ग्रुपिंग कर रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे कि इम्पल्स मोमेंटम का सेम आया था, स्ट्रेस प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेम आया था, स्पीड और वेलोसिटी का सेम आया था, एनर्जी और टॉर्क का सेम आया था। तो ये ग्रुपिंग आपको अगर याद हो जाए ना तो कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे देखते ही फोकस हो जाते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन वहाँ पर किया था आपने। एंगुलर मोमेंटम भी समझ लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं किसको हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। डायमेंशन पढ़ने का मतलब यही है कि आपको ढेर सारे फार्मूले पता हो, सब फार्मूले पता हो, है ना, उनको कैसे डील करना है, क्या उसमें स्पेशलिटी है, वो सब पता होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब होता है p, और मोमेंट मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। थोड़ी देर पहले हमने आपको मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया। तो जब भी मोमेंट की बात होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम में ये लीनियर मोमेंटम है और ये मोमेंट हो गया आपका r, तो r क्रॉस p जो होता है ना, वही उसी को हम वेक्टर l बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, जहाँ पर p जो है वो लीनियर मोमेंटम है और l जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम से अलग क्वांटिटी है। और यहाँ से देखिए लीनियर, अगर हम स्केलर में फॉर्म में बात करें, इसको वेक्टर को हटा दें तो ये हो जाएगा आपका r इंटू पी इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, तो कुल मिला के आ जाएगा m इंटू वी इंटू आर। और अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आपने निकाला था, उसी में l से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रेडियस है तो l हो जाएगा, और ये p जो है उसका आ जाए, कितना आया था mlt-1, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ml2t-1। तो देखिए लीनियर एंगुलर मोमेंटम का अलग डायमेंशन आता है और लीनियर मोमेंटम का अलग आता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम अलग क्वांटिटीज़ हैं, और इनके बीच का ये रिलेशन अगर याद रखते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए कई और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। जैसे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट आपने पढ़ा था तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता था, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता था। तो अगर आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए और ये लीनियर मोमेंटम और रेडियस वेक्टर दे दिया जाए तो ऐसे में p क्रॉस r करेंगे कि r क्रॉस p करेंगे, ये आपको याद करने से ही पता चलेगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। और आपने पढ़ा है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, तो r क्रॉस p करेंगे तो सही आंसर आएगा, p क्रॉस r करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, पूरा रिजल्ट जितना आना चाहिए था उससे। ठीक, तो ये आपकी क्वांटिटीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म जो खूब यूज़ होता है वो भी आप देख लीजिए, लास्ट टर्म है। इसके बाद हम सीधे डायमेंशन की एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं, यानी डायमेंशन निकालने के लिए जितनी क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो लगभग हो गई हैं, बट एक टर्म और आप छोटा सा देख लीजिए। एक वर्ड यूज़ होता है ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट वर्ड यूज़ होने का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई लेंथ। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई लेंथ। वैसे भी आपने पढ़ ही लिया है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ग्रेडियंट जब आपने पढ़ा था तो ग्रेडियंट ऐसे जब आप लिखते थे ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ग्रेडियंट के मतलब इसकी जगह पर क्या आता था, यही तो आता था, डेल बाई डेल एक्स आता था, डेल बाई डेल वाई आता था, डेल बाई डेल जेड आता था, है ना, और इसके साथ में आई कैप, इसके साथ में जे कैप और इसके साथ में के कैप, और बीच में यहाँ पर प्लस हो जाता था। तो ये जो डेल बाई डेल एक्स है, इसमें जो एक्स है वो क्या है, एक लेंथ का ही डायमेंशन तो है। तो जब आप ये लिखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, या आप डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स भी बोलते हैं इसको। और इसी तरीके से आपने लिखा था एफ इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया था, तो निगेटिव माइनस, और इसको आप लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स बोल सकते हैं या डी आर बोल सकते हैं। इसको आप माइनस ऑफ डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स भी बोलते थे, है ना। अगर इंटरवल बहुत कम है तो ऐसा हो जाता था, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो फिर इस तरीके का ये रूप ले लेता था। तो इसमें देखिए अपान में डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, लेंथ या डिस्टेंस ही तो है। तो ग्रेडियंट जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, उस ग्रेडियंट का मीनिंग यही है कि डिवाइडेड बाई एक्स, या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना वेरिएशन हो रहा है।
कोई भी क्वांटिटी में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना वेरिएशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट वर्ड यानी कि डिवाइडेड बाय लेंथ करना पड़ेगा। बहुत तरह के ग्रेडियंट आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, एक और है जो बहुत कम पॉपुलर है, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसका मतलब ये कि जैसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल अपान चेंज इन लेंथ। किसी पर्टिकुलर लेंथ में कितना पोटेंशियल चेंज हुआ है वो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल अपान लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी अपान लेंथ, कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को ट्रेवल करते करते पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो चेंज इन वेलोसिटी अपान लेंथ वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन पोटेंशियल अपान लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर अपान लेंथ टेम्परेचर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर अपान लेंथ यानी प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ये ग्रेडियंट करके कोई क्वांटिटी इन चारों में से आपसे पूछी जाए कि उसका डायमेंशन बताइए, उसका यूनिट बताइए, तो पोटेंशियल का अगर आपने ग्रेडियंट पूछा है तो पोटेंशियल का जो भी डायमेंशन होता है उसको लेंथ से डिवाइड करने पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन आएगा। बिल्कुल ऐसे ही वेलोसिटी का जो भी डायमेंशन होता होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का निकालने के लिए उसी को एल से लेंथ से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक वर्ड समझने से मात्र आप इस 4 क्वेश्चन के डायमेंशन वाले फार्मूले तो आप मतलब डायमेंशन के क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये फार्मूले आपको याद रहेंगे जिस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक आपको सिर्फ क्या बताया है कि हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर आपको फार्मूला पता है तो डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे ये हमने तरीका बताया, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि किसका किसका मैच करता है और क्या क्या बातों को ध्यान रखना है वो सब हमने आपको बता दिया। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जो डायमेंशन होता है उसके क्या यूजेज होते हैं। तो बस उसके यूजेज को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ये डायमेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो डायमेंशन के अगर यूजेज की बात करें तो 3 मेन यूज हैं और बहुत ही शॉर्ट में आपको बताएंगे, बहुत ही डिटेल में डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन, तो 3 मेन यूज होते हैं डायमेंशन के। सबसे पहला यूज ये होता है कि जो फिजिकल कोई इक्वेशन है, सपोज कि कोई इक्वेशन है, यानी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, कोई भी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म आ रहे हैं उन सब का डायमेंशन अगर आप निकाल रहे हो और दोनों डायमेंशन दोनों साइड का सेम आया, इसका मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ना। एग्जैक्टली वो करेक्ट है कि नहीं ये नहीं पता है, बट डायमेंशनली करेक्ट है ये आप बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, ये है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फॉर सिंपल पेंडुलम। तो अगर आपको डायमेंशन का यूज करते हुए इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड का डायमेंशन निकालेंगे और राइट हैंड साइड में जो 2 आ रहा है, पाई आ रहा है, एल आ रहा है, जी आ रहा है, इनका पूरे सबका डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों सेम आ जाएंगे तो आप कहेंगे फार्मूला करेक्ट है। लेकिन एक बात आप देखिए कि ये फार्मूला हमने जो लिखा वो एकदम सही लिखा है। तो अगर आप यहाँ पर निकालेंगे डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये t इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड एक टाइम है, तो इस टाइम का डायमेंशन t हो जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो 2 और पाई, 2 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, मतलब ये कांस्टेंट है। और कैसे कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कुछ नहीं आएगा इनका। और ये अंडर रूट के अंदर l लेंथ है तो l लिखेंगे, g जो है वो एक्सेलरेशन है तो LT-2 लिखेंगे। इस l से ये l कैंसिल, T⁻2 ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, स्क्वायर रूट के बाहर कितना निकलेगा, t निकलेगा। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन सेम आया, इसका मतलब ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर हम ये 2 ना भी लिखते तब भी आप ऐसे चेक करते तब भी तो आपको यही रिजल्ट मिलता, क्योंकि इसका तो कोई डायमेंशन था नहीं, तो उसके हटाने से और उसके रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट पर। इसको भी हम हटा दें तब भी तो ये बताएगा सही है। तो ऐसा अगर केस है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है उसमें 2 पाई का फैक्टर यहाँ आना चाहिए। तो अगर आप उसको लिखते हैं तभी ये बताएगा सही है, नहीं लिखते हैं तब भी ये बताएगा सही है। इसी वजह से डायमेंशन को लेकर जब हम करेक्टनेस की बात करते हैं तो उसको डायमेंशनली करेक्ट बोलते हैं, क्योंकि क्वांटिटीज अगर सही सलामत है सब तो रिजल्ट सही आएगा। तो इसका मतलब कि डायमेंशन जो होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि अगर यहाँ पर कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ जाए तो उसके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा।
इसके अलावा भी और कुछ इसकी लिमिटेशंस होती हैं, पहले यूजेज देख लेते हैं, तो बाकी और जो लिमिटेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। बट मोटा मोटा आप ये समझिए कि जो फर्स्ट यूज इसका है वो ये है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन, कोई ऐसा फिजिक्स का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है, तो डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं ये आप चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन सेम आ जाएगा तो करेक्ट है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज यहाँ पर जो है वो है टू डिराइव एन एक्सप्रेशन, मतलब कि अगर किसी फार्मूले का डेरिवेशन आपको करना है तो वो भी आप डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपसे कोई ये बता दे कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसके जो स्ट्रिंग की लेंथ, सिंपल पेंडुलम समझ रहे होंगे आप, ये फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है, इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसे लटका दिया गया, हल्का मतलब छोटा है बट भारी है, दैट इज इसको बॉब बोलते हैं। इसको ये इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, जो इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ ये हो गया और ये बॉब हो गया। तो जब इसको हम यहाँ पर ये थोड़ा सा खींच के डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे मोशन करता है। इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो एक ऑसिलेशन पूरा करने का टाइम होता है दैट इज टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड अगर आपसे ये बता दिया जाए कि इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, दैट इज टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। लेकिन हमने आपसे ये नहीं बताया है कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के पावर 2 पर 3 पर 4 पर -1/2 -1/3 किस पर डिपेंड करता है, ये हमने नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया कि लेंथ और जी पर ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन से आप डायमेंशन का यूज करके इसके फार्मूले तक पहुंच सकते हैं। और कैसे? तो देखिए मान लीजिए आप ये कि L के पावर A पर डिपेंड करता है और G के पावर B पर, इस तरीके से आपको एज्यूम कर लेना है कि जो टाइम पीरियड है वो L के पावर पर और G के किस किस पावर पर डिपेंड करता है। तो कुछ नाम दे दीजिए A एंड B, जो अभी आपको नहीं पता है बट डायमेंशन यूज करके हम पता कर लेंगे। और इसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू K L पावर A और G पावर B। तो ये क्या बन गया? अब ये बन गया एक इक्वेशन जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हो, वो इक्वेशन है। और कोई भी इक्वेशन जो आपने बनाया है उसको आप ये मान के चल रहे हैं कि ये आपने जो बनाया वो करेक्ट है। तो अगर ये करेक्ट इक्वेशन है तो पहली वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन हम सेम करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आएगा T, टाइम पीरियड का डायमेंशन T, और राइट हैंड साइड में जो K है वो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। L जो है वो लेंथ है तो L होगा, L पावर A हो गया, और G जो है वो एक्सेलरेशन है तो LT-2 होता है एक्सेलरेशन का, और होल पावर B हो गया। ये B L के साथ भी जाएगा और T के साथ भी जाएगा, तो यहाँ से L पावर A और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L पावर B और T पावर -2B मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? L पावर A प्लस B और यहाँ से आ जाएगा T पावर -2B। तो L पावर A प्लस B T पावर -2B ये किसके इक्वल है? तो T के इक्वल है। तो यहाँ पर T का कुछ भी पावर नहीं है तो 1 मानेंगे, और इसमें देखिए T और L दोनों है, L नहीं है तो L पावर 0 मान लीजिए आप। इतना तो मान ही सकते क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो L पावर 0 T पावर 1 इज इक्वल टू L पावर A प्लस B T पावर -2B, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, दोनों इक्वल हैं। तो L का पावर 0 और L का पावर A प्लस B दैट मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू 0। T का पावर 1 T का पावर -2B दैट मीन्स -2B इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। B की वैल्यू इसमें रख दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए तो A की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 1/2। इसका मतलब जिस पावर A और B को आपने यहाँ पर रैंडमली सेलेक्ट किया था वो आपको पता चल गया कि L का जो पावर आएगा वो 1/2 आएगा और G का पावर जो आएगा वो -1/2 आएगा। ठीक है, और इसी तरह यानी कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया था इसमें L के पावर और A और B की वैल्यू रख दीजिए 1/2 और ये -1/2, जो A और B आपने यहाँ पर एज्यूम किया था, जब वो मिल जाए तो आप इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में लिख दीजिए। तो अब देखिए L पावर 1/2 G पावर -1/2, तो माइनस वाला जो है वो अपान में जाएगा, प्लस हो जाएगा पावर, और इसको आप इकट्ठा लिख सकते हैं T इज इक्वल टू K, ये L पावर 1/2 और अपान में G पावर 1/2। तो इनका भी पावर 1/2 है, इनका भी पावर 1/2 है, और एक ही घर में 2 चूल्हे जले अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा करते हैं दोनों लोगों का एक ही चूल्हा जलाते हैं, यानी दोनों का जो पावर 1/2 है एक साथ कर देते हैं ये पावर, और पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर L/G कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा T इज इक्वल टू K √L अपान G। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि T इज इक्वल टू 2π√L अपान G होता है, और यहाँ पर हमने सिर्फ K तक लिखा हुआ है। तो डायमेंशन की यही तो लिमिटेशन है कि वो इस डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। तो ये जो K की वैल्यू होगी वो 2π होगी या फिर सिर्फ 2 होगी या 3 होगी 4 होगी,
ये डायमेंशन की हेल्प से आप नहीं बता सकते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट ये फार्मूला पता है तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं बाई एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 2 पाई। अगर नहीं पता है किसी फार्मूले के केस में, कोई ऐसा डेरिवेशन जिसका फार्मूला आपको पहले से नहीं पता है, तो ऐसे में जो भी आपने डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स एज्यूम किया उसको एज इट इज रहने दीजिए, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन की ये लिमिटेशन है कि k की वैल्यू कितनी होगी वो नहीं बता सकता है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरह से आप देखिए कि सिर्फ आपको ये बताया गया था कि जो टाइम पीरियड है वो एल और जी पर डिपेंड करता है, इसी की बेसिस पर आप यहाँ तक पहुँच गए, इस फार्मूले तक पहुँच गए। तो डायमेंशन का ये दूसरा एप्लीकेशन है कि आपको थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन दी जाए तो आप एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं उसका। ये डायमेंशन के दो यूजेज हो गए। और तीसरा यूज देख लीजिए, तीसरा जो यूज है वो है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायमेंशन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको एमकेएस सिस्टम में कोई वैल्यू दी हुई है तो आप उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई बिना नाम वाले किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम के यूनिट को, है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपको हमने दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में गिवन है और आपको इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो एक सिस्टम ये हुआ, एक सिस्टम ये हुआ, और अगर नाम देना चाहे तो ये मीटर और ये सेकंड में है, दैट मीन्स ये एमकेएस सिस्टम था, और ये सेंटीमीटर और सेकंड में है तो इसका मतलब ये सीजीएस सिस्टम था। तो अगर नाम कुछ बन पा रहा है तो ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सिस्टम दिया रहता है वो ना तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों में से किसी को भी बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे में नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए भी आप डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे तो उसके लिए आप फार्मूला याद रखिए, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। जितने भी डायमेंशन के 3 यूजेज हैं उसमें से सबसे पहला यूज जरूरी है कि डायमेंशनली कोई करेक्ट है कैसे चेक करेंगे वो याद रखिए। और दूसरा ये आप याद रखिए n1u1 इज इक्वल टू n2u2, जहाँ पर n1 का मतलब है नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू, u का मतलब है यूनिट, और नंबर और यूनिट का जो प्रोडक्ट है एक सिस्टम में और नंबर और यूनिट का जो प्रोडक्ट है दूसरे सिस्टम में हमेशा इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए लिखा हुआ 1 मीटर और यहाँ पर आप देखते हैं इसको लिखा रहता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है ना, ये एक सिस्टम में है, ये दूसरे सिस्टम में, और इसका नंबर है 1 और इसका नंबर है 100। तो ये 1 की बजाय यहाँ 100 लिखा हुआ है और मीटर की बजाय यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस नंबर का और इस यूनिट का प्रोडक्ट, इस नंबर और इस यूनिट का प्रोडक्ट तो इक्वल है। तो इसको n1 बोलेंगे, इसको u1 बोलेंगे, इसको n2 बोलेंगे, इसको u2 बोलेंगे। u का मतलब यूनिट है, यानी कि यूनिट का मतलब कि मात्रक है। ठीक है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को तो नंबर, मतलब ये नंबर चेंज हो जाएगा, n1 से बदल के n2 हो जाएगा, यूनिट बदल जाएगा, u1 से u2 हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। और अगर देखिए यहाँ से नंबर अगर छोटा है तो यूनिट बड़ी होगी, और नंबर अगर बड़ा हो जाएगा तो यूनिट छोटी हो जाएगी, क्योंकि n इंटू यू n इंटू यू कॉन्स्टेंट है। तो n इंटू यू अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब अगर इसमें से एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, यानी अगर नंबर की वैल्यू कम होगी तो यूनिट बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए यूनिट बड़ा था तो नंबर छोटा था, यूनिट छोटा हुआ तो नंबर बड़ा हो गया, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और इस फार्मूले के बेसिस पर कैसे कन्वर्जन करेंगे वो आप देखिए। और एक फेमस एग्जांपल को लेते हैं जो अक्सर आपको पढ़ाया गया होगा, है ना, आपने जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई करी होगी तो आपको पढ़ाया गया होगा कि 1 यूनिट को आप डाइन में कन्वर्ट करिए, सॉरी 1 न्यूटन फोर्स होता है उसको आपको डाइन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स है, ये यूनिट है। डाइन भी क्या है, ये भी यूनिट ऑफ फोर्स है। ये एमकेएस सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में है। तो जब 1 न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस बड़ी यूनिट से इस छोटी यूनिट में जाएगा तो यहाँ नंबर अलग आएगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है इससे अलग नंबर आएगा। तो जो नंबर यहाँ पर आएगा वही नंबर आपको पता करना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन आएगा। तो ये नंबर पता करने के लिए आप फार्मूला यूज करिए, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 कितना है, n1 मतलब 1, u1 मतलब क्या, यूनिट, और ये फोर्स की जो यूनिट है, यूनिट का मतलब यहाँ डायमेंशन हम यूज़ करेंगे। देखिए ध्यान से, u1 की जगह पर डायमेंशन, तो mlt-2 ये किसका डायमेंशन हुआ, फोर्स का डायमेंशन। और पहला सिस्टम है, जो भी यहाँ पर पहला सिस्टम है तो m1 l1 t1 लिखिए, जहाँ पर m1 क्या होगा, अब ये जो सिस्टम है वो mks है ना, न्यूटन तो mks में ही आता है। तो अगर ये mks सिस्टम है तो इसमें मास का मतलब किलोग्राम होना चाहिए, लेंथ का मतलब मीटर होना चाहिए, और टाइम का मतलब सेकेंड होना चाहिए।
बिल्कुल ऐसे ही जो दूसरे यूनिट दूसरे सिस्टम में यहाँ पर नंबर आएगा वही आपको पता करना है, और यूनिट कितना होगा तो यूनिट तो वही होगा MLT-2, यूनिट वही आएगा, यानी डायमेंशन वही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फोर्स है तो ये भी तो फोर्स है, तो अगर दोनों फोर्स ही है तो उनके डायमेंशन तो सेम ही होंगे, चाहे MKS में हो चाहे CGS में हो। हाँ इतना है कि अगर ये CGS सिस्टम में होगा या इस दूसरे वाले सिस्टम में होगा तो यहाँ पर मास का मतलब क्या होगा, अगर ये CGS सिस्टम का है तो ग्राम, और लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर, और जो टाइम होगा वो सेकेंड में। ठीक है, तो अब इन सब को इस फार्मूले में आप रखिए। तो देखिए N1 की जगह पर 1 और U1 की जगह पर कितना आ जाएगा, M1 L1 T1 - 2 इज इक्वल टू N2 पता करना है, और यहाँ पर आएगा M2 L2 T2 - 2। इन सब को इधर ले जाके अपान में करिए तो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू, ये सेपरेट कर दीजिए, M1 और अपान में M2, और L1 और अपान में L2, और T1 और अपान में T2, लेकिन दोनों का होल पावर -2। ठीक है, अब देखिए M1 और M2, M1 जो है वो किलोग्राम में है, M2 जो है वो ग्राम में है, तो किलोग्राम है ये, और अपान में ग्राम, और L1 मीटर में है और L2 जो है वो सेंटीमीटर में है, T1 और T2 दोनों सेकंड में है, तो सेकंड अपान सेकंड और पावर -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और देखिए किलोग्राम को आप 1000 ग्राम लिख सकते हैं, किलोग्राम को 1000 ग्राम, और ये अपान में ग्राम, इंटू मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर 3 10 पावर 2 मल्टीप्लाई होकर 10 पावर 5 आ जाएगा। और ये जो 10 पावर 5 आया वो क्या आया, वो N2 की वैल्यू आई। N2 मतलब दूसरे वाले सिस्टम में जो नंबर यहाँ आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 10 पावर 5 आना चाहिए। इसका मतलब कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। तो डायमेंशन का यूज यानी N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 का यूज करते हुए किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का ये एक तरीका हुआ, एक उसका एग्जाम्पल हुआ। प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चंस इसके पूछे गए होंगे तो हम उसको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, बट एग्जाम्पल हमने इसलिए दे दिया ताकि आपको इसके एप्लीकेशन का ये मतलब जो इसका यूजेज है वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। बस एक टॉपिक और जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट जो यूज होता है उस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है और वो कॉन्सेप्ट है क्या। एक एग्जाम्पल के साथ इसको भी समझेंगे और उसके बाद आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। जैसे एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये कि थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया कि अगर हम 12 दर्जन केले में 6 दर्जन केले को ऐड करते हैं तो 18 दर्जन केले ही आते हैं, अमरूद या आलू नहीं आता है। दैट मीन्स जिन दो क्वांटिटी को आप प्लस करने की बात करते हैं या माइनस करने की बात करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं कर रहे हैं, जिस भी दो क्वांटिटी को आप प्लस या माइनस करने की बात करते हैं वो नेचर में हमेशा सेम होते हैं। जैसे अगर आपको कोई इक्वेशन लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ a + b इज इक्वल टू c, इसका मतलब कि अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी ही प्लस हो सकती है, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन प्लस नहीं होता। तो इस प्लस के इधर का जो पहला टर्म है और ये टर्म है, दोनों नेचर में सेम होंगे, और अगर ये दोनों नेचर में सेम होंगे तो इनको प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी तो इसी नेचर का आएगा। जैसे ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी सपोज कि ये 2 मीटर पर सेकेंड है और ये 3 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मतलब नेचर इनका और इनका सेम होना चाहिए तभी प्लस हो पाएगा, और प्लस होने के बाद जो आएगा उसका भी नेचर वही होगा जो इनका नेचर था। वैल्यू बदल सकती है, वैल्यू बदल सकती है, प्लस के साथ माइनस के साथ ये दोनों केस लागू होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं, टर्म का मतलब कि प्लस या माइनस जहां लगा होता है उसके पहले या उसके बाद जो होती हैं उसको हम टर्म बोलेंगे। एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ। तो किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं, हर एक टर्म डायमेंशन में सेम होता है, नेचर में सेम होता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब होमोजीनियस टर्म को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही इसका की पॉइंट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि जो होमोजीनियस टर्म होते हैं, होमोजीनियस टर्म कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, है ना। जितने भी होमोजीनियस टर्म होते हैं उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा हुआ v = u + at, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ये उसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। v = u + at, इसमें 3 टर्म है, एक तो at है और एक v है, u है और एक v है। तो ये जो v है वो वेलोसिटी है फाइनल, ये भी वेलोसिटी है, और यहाँ जो a × t लिखा हुआ तीसरा वाला टर्म है, ये भी क्या है, नेचर में वेलोसिटी है। अलग अलग देखेंगे तो एक्सेलरेशन और इनटू टाइम है, लेकिन एक्सेलरेशन इनटू टाइम करने से जो क्वांटिटी आ रही है वो उसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर वही होगा जो इनका नेचर है। इनका नेचर वेलोसिटी का है तो इनका नेचर भी क्या होगा, वेलोसिटी का है।
तो अगर हम इसके यूनिट और इसके यूनिट को रखें तो मीटर पर सेकंड में आएगा, ये भी मीटर पर सेकंड में आएगा और इनको प्लस करने के बाद जो आएगा वो भी मीटर पर सेकंड में आएगा। इसी तरह से अगर दूसरे वाले इक्वेशन को आप देख लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें भी 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। अलग अलग देखेंगे तो इसमें वेलोसिटी इनटू टाइम है, लेकिन वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो इसका नेचर जो आएगा वो डिस्टेंस वाला नेचर आएगा। यहाँ पर g इंटू टी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेचर आएगा वो यही वाला नेचर आएगा, यानी डिस्टेंस वाला नेचर आएगा। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया हुआ t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपान जी, नहीं इसमें तो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ कि ऐसे लिखा हुआ p प्लस ए अपान वी स्क्वायर, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी ये रियल गैस इक्वेशन है जिसको वांडर वाल गैस इक्वेशन बोलते हैं। p प्लस ए अपान वी स्क्वायर और v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये जो फार्मूला है, ये जो इक्वेशन है, इसमें देखिए इस वाले पार्ट में 2 टर्म है, इस वाले पार्ट में भी 2 टर्म है और यहाँ पर 1 टर्म है। तो इस वाले पार्ट से आपको ये पता चल रहा है कि अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इनका मतलब दोनों नेचर में सेम होंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों भी नेचर में सेम होंगे। तो अगर आप यहाँ इस इक्वेशन से अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप यूज करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपान वी स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो अगर आपको a और b का डायमेंशन इस इक्वेशन से निकालना है तो इस वाले फार्मूले में देखिए v स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम के स्क्वायर, इन दोनों का डायमेंशन रख देंगे तो a का डायमेंशन आ जाएगा। और इसी तरीके से इस यहाँ से आप सीधे सीधे वॉल्यूम का डायमेंशन रख देंगे तो वही डायमेंशन ऑफ b बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है कि जो भी प्लस हो रहे होंगे या माइनस हो रहे होंगे उनके डायमेंशन को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों इक्वल में नेचर होंगे, होमोजीनियस होंगे। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका डायमेंशन क्या आएगा। अगर आपका इक्वेशन लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी प्लस सी अपान डी प्लस डी, जहाँ पर ये कैपिटल D है, जहाँ पर हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जैसे a जो है इस तरीके से अगर लिखा जाए, चलिए a इस तरह से लिखा जाए, स्मॉल a एक्सेलरेशन है, या तो ऐसे कर लीजिए आप x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, जिसमें से x क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट और t इज टाइम। x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो आपको बताना है कि स्मॉल a और स्मॉल b का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, ये आपका सवाल है, आपको सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई आपको भेजना है। तो जैसा भी आपका आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो है उसका आंसर बताएंगे। तो x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, तो आपको स्मॉल a और स्मॉल b का डायमेंशन बताना है। जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि जिस भी टर्म को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो नेचर में होमोजीनियस होते हैं, वो नेचर में सेम होते हैं। तो इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए आपको स्मॉल a और स्मॉल b का डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है और डायमेंशनल एनालिसिस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। हमने डायमेंशन का मीनिंग आपको समझा दिया, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी बता दिया, डायमेंशन में जो मेन चीज़ें पॉइंट आउट करनी थी कि किसका किसका सेम होता है, किसका नहीं होता है, वो सब हमने आपको बताया। और इसके साथ ही साथ आपने देखा कि डायमेंशन के कौन कौन से यूजेज होते हैं, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपने देखी वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर को जितना भी पार्ट हमने पढ़ाया, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप उसको ऐड करते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, लास्ट के पीछे के लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।